हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों ये जो जजमेंट है ये हस्बैंड के फेवर का है। बिल्कुल वैसा जजमेंट है जैसे आपकी कमेंट आती हैं, यानी कि जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही यहां पर कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया। यानी बहुत ही अच्छा जजमेंट है इंटरिम मेंटेनेंस पे। मैं आपको कोर्ट की सारी फाइंडिंग्स बताने वाला हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारी फाइंडिंग्स देख करके आप सभी के मन में खुशी की एक लहर दौड़ उठेगी। और दोस्तों ये जो जजमेंट है इसके बारे में कल मुझे किसी भाई साहब ने कमेंट करके रेफरेंस दिया, तो जब मैंने उनकी कमेंट पढ़ी तो मुझे लगा कि इस जजमेंट को एक बार पढ़ना चाहिए। और वास्तव में जब मैंने पढ़ा तो बहुत ही बढ़िया जजमेंट था। इसमें आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और कोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी, जो विचार थे, वो देख करके आप सबका दिल बहुत खुश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने जजमेंट को। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से विनती है कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें आप लोगों के लिए हर रोज वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलती है। दोस्तों इस मामले में जुडिशियल सेपरेशन का एक केस चल रहा था, यानी सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। चाहे वो सेक्शन 9 हो, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो सेक्शन 13 का, चाहे वो जुडिशियल सेपरेशन का केस हो, इन तीनों ही केस में दोनों ही पक्षों को यह अधिकार होता है कि वो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा करके अपना लिटिगेशन एक्सपेंसेज और अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर पत्नी ने अपना इंटरिम मेंटेनेंस मांगा अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और 25,000 रुपए पर मंथ क्लेम किया और साथ ही एक मुश्त 21,000 रुपए लिटिगेशन एक्सपेंसेज का भी क्लेम किया। अब दोस्तों देख लेते हैं इस मामले के फैक्ट्स क्या थे और पत्नी का वर्जन क्या था। 2011 में दोस्तों इसमें शादी हुई है दिल्ली में, और पत्नी ने बताया कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। वो पूरी तरह से अपने फादर और अपने ब्रदर की मर्जी पर रह रही है। साथ ही उसने अपने पति की अर्निंग के बारे में बताया कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है, जहां से उसे 15,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। इसके अलावा वो 3 पब्लिक स्कूलों में स्केटिंग की कोचिंग क्लासेज भी देता है, जहां से उसे 20,000 रुपए पर मंथ मिलता है। और इसके अलावा इवनिंग के टाइम पे वो स्केटिंग की कोचिंग क्लासेज भी चलाता है, जहां से इसको अनदर 20,000 रुपए पर मंथ मिलता है। इस प्रकार से इसकी जो टोटल अर्निंग है वो 55,000 पर मंथ है। इसके अलावा उसने बताया कि हस्बैंड की जो मदर है वो भी वर्किंग है और उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है, जिससे वो अपने परिवार को चला सकें। हस्बैंड का जो ब्रदर है वो नोएडा में बैंक में जॉब करता है और हस्बैंड पर कोई भी अदर लायबिलिटी नहीं है। वाइफ ने बताया कि जो उसका हस्बैंड है वो लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, इसलिए उसे 25,000 पर मंथ के हिसाब से इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट किया जाए। अब दोस्तों इसमें हस्बैंड ने अपना वर्जन रखा। उसने बताया कि जो उसकी वाइफ है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और वो हाल फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही लैब टेक्नीशियन के रूप में काम कर रही है और उसको 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। इसके अलावा वो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाती भी है और वहां से भी अच्छा खासा अर्न करती है और इस प्रकार से उसकी जो टोटल अर्निंग है वो 45,000 पर मंथ है। इसके अलावा दोस्तों हस्बैंड ने अपनी जॉब के बारे में बताया कि वो किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब नहीं करता है और ना ही वो किसी प्रकार की कोचिंग क्लासेज स्केटिंग की देता है। और इसके अलावा उसने बताया कि उसकी मदर एम्प्लॉयड है पर वो बहुत छोटी पोस्ट पर है। इसके अलावा हस्बैंड ने बताया कि वो 12th पास है और वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। आर्थिक तंगी के कारण वो अपने LIC प्रीमियम जो कि उसकी क्वार्टरली किस्त जाती है वो भी लगभग 1100-1200 रुपए की, वो उसको भी पे नहीं कर पाया है। अभी वर्तमान समय में वो अनएम्प्लॉयड है। पहले वो कलेक्शन बॉय का काम करता था एक कंपनी में, वहां से उसे 4,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती थी। इसके अलावा उसका कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था, उसके पास किसी भी प्रकार के एसेट्स नहीं है। उसके बैंक बैलेंस की बात करें तो वो लगभग नील है। उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मदर और ब्रदर दोनों उससे अलग रहते हैं, वो अलग घर में रहता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पत्नी ने भी एडमिट किया हुआ था कि वो ग्रेजुएट है और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस है। साथ ही ये भी एडमिट किया हुआ था कि पहले वो लैब टेक्नीशियन के रूप में काम करती थी और फिलहाल अभी उसने खुद को अनएम्प्लॉयड दिखाया हुआ है। उसका जो बैंक बैलेंस है वो 29,816 रुपए है। साथ ही उसने अपने आपको मिडिल क्लास फैमिली से दिखाया है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन भी कर रही है खुद ही, क्योंकि उसने लिखा है कि मेरी शादी का जो टोटल खर्चा था वो 18 लाख रुपए था। तो एक तरफ आप दिखा रहे हो कि आप बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, आप मिडिल क्लास हो, दूसरी तरफ आप दिखा रहे हो कि आपने इतना ह्यूज अमाउंट शादी में खर्च किया था। तो कोर्ट ने इस चीज को भी ऑब्जर्व किया। अब पति की बैंक स्टेटमेंट जब देखी गई तो उसमें जो करंट बैलेंस था वो 200 रुपए शो हो रहा था, लेकिन पति के पास इस बात का कोई आंसर नहीं था कि उसने जॉब क्यों छोड़ी अपनी और कब छोड़ी। अब वाइफ की जो बैंक स्टेटमेंट थी वो 49,000 रुपीज बैलेंस शो कर रही थी, अलग अलग डेट पे डिपॉजिट हुआ था। लेकिन जो उनके काउंसिल थे उन्होंने यहां पर बताया कि ये जो पैसा है ये उनके फैमिली वालों के द्वारा उनके खर्चे के लिए समय समय पर जमा कराया गया है। ये जो वाइफ का अकाउंट था इसमें उसकी सैलरी कहीं पे भी क्रेडिट नहीं थी, तो कोर्ट ने माना कि उसका कोई और दूसरा अकाउंट है जिसमें उसकी सैलरी आती है, क्योंकि पहले उसने खुद ही एडमिट किया वो जॉब पे थी, तो जॉब पे थी तो सैलरी आती होगी, लेकिन इस अकाउंट में कहीं पे भी सैलरी शो नहीं हो रही है। तो कोर्ट ने माना इनका कोई दूसरा अकाउंट होगा जो इन्होंने शो नहीं किया, उसमें सैलरी आ रही होगी। तो कुल मिला के ना कोर्ट सारी चीजों को समझती है। अब जो भी अप डाउन करते हो कोर्ट को सब पता है। पति अपनी 4,000 रुपए सैलरी दिखा रहा है, लेकिन जब उसकी बैंक स्टेटमेंट देखी गई तो वहां पे जो पैसा एज ए सैलरी क्रेडिट हो रखा था वो ज्यादा था और कोर्ट ने माना लगभग उसकी 8,000 रुपए सैलरी पर मंथ रही होगी। तो कुल मिला के कोर्ट ने कहा भाई ये बहुत कॉमन है कि जो भी मेंटेनेंस का मामला होता है यहाँ पर पति ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी इनकम कम से कम है और पत्नी ये दिखाने की कोशिश करती है कि पति की इनकम ज्यादा से ज्यादा है। तो ये एक कॉमन चीज है जो कि हर मामले में होती है।
लेकिन दोस्तों अब सारी चीजों को कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, दोनों की क्वालिफिकेशन देखी कि भाई जो पत्नी है वो तो ग्रेजुएट है, लैब टेक्नीशियन के रूप में काम कर चुकी है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस उसके पास है, और जो पति है वो केवल 12th स्टैंडर्ड पास है। इसके अलावा दोनों के बैंक बैलेंस भी देखे कि पति का बैंक बैलेंस कम ही है और पत्नी का उसकी अपेक्षा ज्यादा है। इसके अलावा ऑन रिकॉर्ड कुछ था नहीं। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट ने सारी चीजों को ऑब्जर्व करके क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि लॉ किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को लेजी नहीं बनाता है, आइडल नहीं बनाता है। यह बात दोनों पक्षों के लिए कही, स्पाउस वर्ड यूज किया कोर्ट ने, पति या पत्नी नहीं, दोनों के लिए गई, क्योंकि सेक्शन 24 का राइट वैसे भी दोनों ही पक्षकारों को है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि आपको कमाई चाहिए तो अपना आप खुद कमाओ। एवरीवन हैज टू अर्न फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यानी कोर्ट का सीधा कहना था चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, यदि उसको मेंटेनेंस चाहिए तो खुद कमाओ खुद खाओ। इसके साथ ही कोर्ट ने आगे भी बोला कि यदि एक स्पाउस लेजी है तो वो तो हमेशा चाहेगा कि मुकदमा चलता रहे और उसको पर मंथ पैसा मिलता रहे। साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि ये जो टेंडेंसी है सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक आदमी की हार्ड अर्न मनी दूसरे को दिया जाना किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता है। और इन सब टिप्पणियों के साथ ये जो इंटरिम मेंटेनेंस की पिटीशन थी पत्नी की, इसको खारिज कर दी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोर्ट को कुछ नहीं पता, कोर्ट भी देखती है बहुत कुछ, लेकिन हर एक मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अब सब मामलों में तो ऐसा होता नहीं कि पति के फेवर में ऑर्डर हो, सब मामलों में ऐसा भी नहीं होता कि पत्नी के फेवर में ऑर्डर हो। तो दैट्स वाई हमें अपना पक्ष स्ट्रॉन्ग करना है, खुद को कहीं से कमजोर नहीं रखना। यदि हमारी तरफ से कमजोरी होगी, हमारे कागजों में कमी है, हमारी ड्राफ्टिंग में कमी है, या किसी और तरह से हम कमजोर हैं, तो फिर इसका दोष हम कोर्ट को देते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि कई बार कोर्ट भी ऑब्जर्वेशन में मिस्टेक कर देती है और हमको अपर कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में। अब कोर्ट ने जो करना है वो तो ठीक है, लेकिन जितना हमें करना है कम से कम उसमें तो केयरफुल रहें, उसमें तो कोई गलती ना बरतें, इतना तो हम कर ही सकते। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऐसे लोगों के लिए जिन पर इंटरिम मेंटेनेंस के लिए दबाव बनाया जा रहा है और वास्तव में उनकी पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। और दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। मामले की परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामले में यूज भी कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई पर्सनल समस्या है जिसके लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।